आदरणीय सभापति महोदय, Honorable members, a very good morning to all of you. I welcome you all to the 17th National Youth Parliament session, and I hope that this session will be a fruitful one as we sit here to deliberate the important matters concerning our nation. The session for today will begin with an oath or an affirmation of our newly elected members. Secretary General, please. Srimati Shagun Sharma, who stands elected from Begusarai constituency of Bihar state, will now take an oath or an affirmation. Srimati Shagun Sharma, please. Srimati Shagun Sharma, do you want to take an oath or an affirmation? In which language would you like to take the oath? Hindi. मैं शगुन शर्मा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संसद सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। Shriman Ayush Sharma, who stands elected from Gorakhpur constituency of Uttar Pradesh state, will now take an oath or an affirmation. Shriman Ayush Sharma, please. Shriman Ayush Sharma, do you want to take an oath or an affirmation? oath, In which language would you like to take the oath? Sanskrit. आयुष शर्मा लोकसभाया सदस्यरूपेण निर्वाचितः निश्चयेन ईश्वरस्य शपथग्रहणामि अहं सत्यनिष्ठया प्रतिज्ञाये यत् अहं विधि स्थापितः भारतस्य संविधानं प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठां च धारयिष्यामि अहं भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां च अशून्यतया तथा च यत् पद्मः ग्रहीष्यमाणो अस्मि तत् कर्तव्याणां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। Honorable members of the House, I would like to speak of the sad demise of a very respected leader and a former member of Parliament. A very esteemed, ambitious and a very charismatic leader, Sri Raghuvansh Prasad Singh has left us. He was credited for and had made a very big contribution to the society and its development in the form of the Manrega Act.
I also pay my condolences on the sad demise of Shri Rakesh Jhunjhunwala. He was a man who was always concerned about India's development. He played a very vital role in the investment and the financial sector. He had deep knowledge in this and was full of it. He leaves behind an undeniable contribution to the financial world. My condolences are to their families and their admirers. And now, I would like the Prime Minister and the Leader of Opposition to pay their condolences as well. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन के सभी सदस्यों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में खुद को भी शामिल करता हूँ। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के एक दिग्गज नेता थे। उनके जाने से बिहार और देश की राजनीति को काफी क्षति पहुंची। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक सराहनीय कार्य किए, जिनमें 2005 में आई बहुप्रचारित व कल्याणकारी योजना मनरेगा के वो मुख्य वास्तुकार बने। निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र के अच्छे राजनेता और जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता थे। राजनीतिक क्षेत्र में उनका योगदान सदा ही विस्मरणीय रहेगा। मैं उनको आदरपूर्वक नमन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बीते दिनों हमारे देश में श्री राकेश झुंझुनवाला जैसे एक महान हस्ती को खो दिया। देश के दिग्गज निवेशक श्री राकेश झुंझुनवाला शेयर बाजार के सबसे चर्चित नामों में से एक थे। आर्थिक जगत में वो अपने पीछे एक अमिट छाप छोड़ गए। देश की प्रगति को लेकर राकेश जी हमेशा से विचारशील रहे। उनका जाना देश के लिए काफी दुखद है। मैं उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने और अपने पार्टी की ओर से श्री रघुवंश प्रसाद जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। निश्चित रूप से ही श्री रघुवंश प्रसाद जी एक महान राजनेता थे। राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए। अपने कार्य के प्रति निष्ठा और निष्पक्षता के कारण वे काफी आदरणीय थे। अपने राजनीतिक जीवन में बेबाक और बेदाग अंदाज में रहने वाले श्री रघुवंश प्रसाद जी ऊंची जाति से होकर भी पिछड़ी जातियों में उतने ही लोकप्रिय थे। मैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही मैं हमारे देश के एक और विशेष व्यक्ति श्री राकेश झुंझुनवाला, जिनको भारत की ताकत और क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास था, उनके विशाल अनुभव और शेयर बाजार की समझ ने अनगिनत निवेशकों को प्रेरित किया है। उन्हें उनकी बुलिश आउटलुक के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आज शेयर मार्केट शोकमग्न है, उनका बिग बुल चला गया। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। The House may stand in silence for a while to express our deep sorrow and to pay homage to the departed citizen. Please sit down. Secretary General, may you please convey the message of condolences to the bereaved family. Yes, ma'am. Prime Minister to introduce the newly elected ministers. Honorable Madam Speaker, it's my immense pleasure to introduce the new ministers to you and through you to the House and my colleagues. Mr. Shivam, Honorable Minister of Law. Ms. Ruchika Rani, Honorable Minister of Water Resources. And now, we will begin with the question hour. Question number 101, Mr. Subham Saurabh. Honorable Speaker Ma'am, as the government has said that the Agnipath scheme has been launched to save the money from the defense salary allowance. So on this topic, I would like to throw light on some facts. That is, around 45% of the defense salary allowances goes to Group A and civil defense employees, along with NFU allowances. They all retire in higher administrative group and they serve for a tenure of 60 years. And they get all these facilities without even serving in war and fighting for the country. So my question to the defense
is that if saving money is the main reason behind implementing the Agnipath scheme, then why not to cut the salary of Group A and civil defense employees instead of reducing the number of soldiers who risk their life and fight for our country? Yes, the Defense Minister, please. Thank you, Honorable Speaker Madam, for giving me this opportunity. First of all, let us all not look down on our civil defense employees. I know they are not working at borders, but that does not mean they are not working for our country. They are working very hard to protect our country one way or another. Secondly, Madam Speaker, let me tell you one thing. Whichever scheme we come up with has always benefited our country. Same goes to this scheme as well. It's just our opposition members who have quite misunderstood us. We are not cutting pension, but rather we are cutting pension burden. Pension burden from defense budget. Because if there will be increment in defense budget, there will be increment in GDP. There will be improvement in training, equipment, and there will be installation of new technologies. And most importantly, the safety of our navies. So, we're ultimately helping our country and our navies. Madam Speaker, my fellow friend asked me why only Agniveers? Because there's a difference. Difference not in terms of their rank or position, difference in terms of the age. Agniveers are basically the youth, aging between 17.5 to 23 years. Even if they will retire after 4 years, they will not be dependent on pension as they are young. And it's not like we are not providing them anything. We are providing them 11.17 lakh package. We are providing them different loans with low interest. We are providing them 10% of reservation in CAPF and state police. Last but not the least, they can take the advantages from different government schemes. Are there any other supplementaries? Yes. Yes, Mr. Vidyapani. Thank you, Honorable Speaker Ma'am, for allowing me to present my question. So, according to my fellow friend from the opposition, the Agniveers are not dependent upon pension. She might not be aware of how hunger can compel a person to its extreme. So, in such circumstances, I would like to ask, what are the chances that those 75% Agniveers won't get converted into mercenaries? As we all know that after the 4 years of training, Agniveers will be in that age group in which they will be having high energy and enthusiasm, which can be molded into any shape and given any direction if proper guidance is not given. So, with only a one-time payout, you are expecting them to risk their life, their family's future, just to satisfy a pension budget. Isn't that a bit selfish? और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको पेंशन इतनी ही महंगी लगती है, तो इस बार आप हार का जायका लीजिए, क्योंकि क्या करेंगे आप ऐसी आधुनिक तकनीकों का जब हमारे जवान भी नहीं रहेंगे, और उस वक्त हम जरूर देखना चाहेंगे कि आपको पेंशन ज़्यादा महंगी पड़ी या हार। The Defense Minister, please answer the question. Honorable Speaker Madam, the amount and facility are not just one-time payout. It is actually the support that will help the Agniveers to secure their as well as their family lives. It's just like helping a child to stand on his own so that he will be able to find himself closer to his destination. Who said we will not provide them proper direction? We will. We will use their high energy and enthusiasm in a way that they will mold themselves into a great personality. The government hardly believes that the thinking of mercenaries is the insult on the character and value of our armed force. The Agniveers who will wear the uniform for 4 years, I am sure that they will dedicate to the service of the country for the rest of their life. Any other supplementaries? Now, question number 102, Mr. Amrish Rajshekar. धन्यवाद स्पीकर महोदया, मुझे प्रश्न को इस संसद में उपस्थित करने का अवसर देने के लिए। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि किसी देश का विकास उसके छात्रों की शिक्षा पर निर्भर करता है।
परंतु हमें नहीं लगता सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो आज भी हमारे देश में 23.3% लोग निरक्षर हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि क्या वह सरकार द्वारा पहचाने गए देश में उच्च स्तर की निरक्षरता का कारण बताने का कष्ट करेंगे और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक कदम क्या है। Honorable HRD Minister, will you please answer the question? Honorable Speaker Madam, I would like to say to the Honorable MP that maybe you have done somewhere in gathering information. For a kind information, I would like to say that education helps us to become self-reliant. It teaches us to live with dignity. And our government is entrusting people this dignity by taking several measures in education sector. To list a few, a comprehensive measure called PM E-Vidya has been initiated that unifies all efforts related to e-education. It includes One Nation, One Digital Platform, Diksha, Shiksha Vani, etc. Further, Samagra Shiksha, Padhna Likhna, Rashtriya Ushta Shiksha Abhiyan are many other comprehensive measures that are providing equitable quality education. My fellow friends, delegacy, I would like to share the information to you all that almost 22 new universities have been set up in northeastern India. The first ever Forensic University and the Central University have been set up in Ladakh. Almost 5,700 colleges, 7 IITs, 8 IIMs have been set up in India. We want to nurture our youth, and this is quite evident by the fact that the gross enrollment ratio of the girls has increased from 39% to 52%. And the number of students in higher education has increased from 35 crore to 85 crore. We won't stop here. We won't stop till each Indian citizen learns to read and write. पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत. And now we will begin with a half an hour discussion on the topic that is raised by Mr. Ronald Tirki. Mr. Ronald Tirki, please. धन्यवाद स्पीकर महोदया, आपने मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं इस अवसर के लिए आपका आभारी रहूंगा। मेरा वित्त मंत्री जी से ये सवाल है कि 2014 से पहले जब हमारी सरकार थी और आप मुख्य विपक्षी पार्टी थे, उस समय सिलेंडर के दाम 410 रुपए थे। तब आपके कुछ लोग सिलेंडर लेकर सड़कों पर नाचने उतर जाते थे, और आज जब आपकी सरकार है तो सिलेंडर के दाम दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं, और आप इसे इन्फ्लेशन कहने की जगह मास्टर स्ट्रोक का टैगलाइन पहनाते हैं। आज हमारे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल के दाम सेंचुरी मार चुके हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। स्पीकर महोदया, कुछ सालों पहले हमारे देश में एक फिल्म रिलीज हुई थी, पीपली लाइन, जिसका गाना सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायर खाए जात है। इस गाने के लिरिक्स आज सार्थक होते नजर आ रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री, द सुप्रीम लीडर, जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वे कहते थे, दोस्तों मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का, श्रीलंका का रुपया इतनी तेजी से नहीं गिरता जितनी तेजी से भारत का रुपया गिर रहा है। होड़ लगी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा गिरता है या रुपया, और आज जब आप सत्ता पर बैठे हैं तो रुपए अपने ऑल टाइम लो पर है। ये देखकर तो मेरे मुंह से यही बात निकलती है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ रुपया कंपटीशन कर रहा है। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी तो अच्छे थे जो उन्होंने अपनी उम्र से कभी भी रुपए को आगे नहीं जाने दिया, लेकिन आपके यशस्वी प्रधानमंत्री द सुप्रीम लीडर, इनकी तो 2 जन्मतिथि है और आज रुपया इनकी दोनों ही जन्मतिथि से आगे निकल चुका है। आज $1 80 रुपए के बराबर है। ये हकीकत है। आज इन्होंने रुपए को जिस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है, इनके इस कार्य के लिए तो मेरे मुंह से यही बात निकलती है, वाह सक्षम जी वाह वाह। 2014 के इलेक्शन में आपके नारे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार सक्षम सरकार। लेकिन आज महंगाई के कारण आप लोगों के मुंह से यही बात निकल रही है, बहुत हुई महंगाई की मार, बस भी करो सक्षम सरकार। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुंह चलाने में और देश चलाने में फर्क होता है। धन्यवाद। Honorable Finance Minister, may please reply to the issue raised. Thank you, Honorable Speaker Madam, for giving me this opportunity. I would like to throw the light on the issue raised by the member. First issue raised by them was about price of cylinders are very high. So, for your kind information, the prices of cylinders are high as it is imported from other countries outside India. But still, for the citizens of India, we are giving 12 cylinders per year at rupees 200 only to 9 crore beneficiaries. Which has increased the LPG coverage ratio from 61.9% to 102.2%. And that's not possible without the top scheme presented by our government, not yours. Another issue raised by him was about vegetables and other products price hikes. इसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। आप लोग बहुत कहते हैं ना कि हम जब सत्ता में गए तो हमने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसा किया। तो आज मेरे पास कुछ लिखित डेटा है जिसे पढ़ने के बाद पूरी पार्लियामेंट को पता चल जाएगा कि आपने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसपे आज आपको इतना गर्व हो रहा है। हमने जो सरकारी संपत्तियां बनाई वो आप अपने दोस्तों को बेच रहे हैं। ये बात नहीं बोले तो अच्छा नहीं। ये सक्षम सरकार है, पुष्पक सरकार नहीं है। Over the span of less than 5 years, under UPA 2 from 2009 to 2030, the average price rise of food commodities are in triple digits, not in double digits. And I am not exaggerating. Data tells us that. Potato price rise in this period is about 164%. Onion is about 323%. And today, with the top scheme, we are able to hold the price very nicely. In 2030, potato price of rupees 26. In 2022, today, it has been holding at rupees 26. Onions in 2013 was rupees 52 to 98. In 2022, it is 25 to 45 rupees. These all products and other products also are proving that we are holding the price very nicely. Another issue raised by him was about rupee fall. So I assure the whole parliament that there is no collapse. There is no collapse of rupee. The US Fed's decision very strongly, much better than any other currencies. Rupee performance versus other currencies is very good. So there is no collapse, but rupee is finding its own natural course to settle down. India's economy is one of the most emerging economy in the world. I also want to add the fact that India's macroeconomic fundamentals are very strong, very strong. And when I say it is strong, that it means to you that it is strong. And if you do not agree with this, then I am sorry, you are not going to be taken seriously.
अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इतना कहा है, उसमें मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में जितना विकास हर साल कर रहा है, एक साल में कर रहा है, उतना विकास आपके सरकार के नेतृत्व में भारत ने 10 साल में भी नहीं किया होगा। क्या होगा? सोचा तक नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Mr. Shaurya Seth. Honorable Deputy Speaker, Madam, I would like to drive the attention of the government towards some major concern of development in the Space Research Center. Madam, where every nation is hustling to develop its space research, India still seems to have a long way to go. And with low proportion of share of budget in the space sector seems to retard its space further. Ma'am, where countries like USA and China are spending a lot to advance their space technology, how will India be able to match their space with such a low proportion of share of budget? I would like to know what the government take on it. अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने बहुत कुछ कहा, तो एक मौका मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा देश विश्व के उन प्रमुख 6 देशों में से एक है जिन्होंने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में अपने कई यान भेजे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसरो ने ऐसे कई सराहनीय कार्य किए हैं जिन्होंने हमें विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी है। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा कि हमारे देश का स्पेस सेक्टर बाकी देशों से पीछे है। माननीय सांसद जी फंड की बात कर रहे थे। मुझे लगता है इन्होंने अपने शासनकाल के इतिहास को नहीं टटोला है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 सालों में इन्होंने जो कार्य किए उससे 2 गुना कार्य हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआती 6 सालों में सफलतापूर्वक कर दिखाया। इनके इस कार्यकाल में अंतरिक्ष अनुसंधान कोष को कुछ खास बढ़ोतरी नहीं मिली है। जहां ये सालाना 100 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान कोष को धीमी गति से ले जा रहे थे, वहीं हमारी सरकार ने सालाना हजार करोड़ की बढ़ोतरी के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान कोष को एक नई गति दी। सरकारी आंकड़ों की मानी जाए तो इन्होंने जितना वादा किया उससे कम ही दिया, लेकिन हमारी सरकार ने जितना वादा किया उतना तो दिया ही, लेकिन हर साल लगभग 338 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ हमने अनुसंधान को पेश किया है। ये हमारी सरकार की कार्यक्षमता को दिखाता है। अध्यक्ष महोदय, हमने कई नीतियां अपनाई, कई संगठनों का गठन किया। ISPA, न्यू स्पेस, इन स्पेस हमारे द्वारा उठाए गए सबसे बड़े कदमों में से एक है। Honorable Madam Speaker, we have truly acknowledged that space plays an important role in uniting and connecting the nations across the globe. हमने ISPA का गठन किया, जिसका आदर्श वाक्य है भूमंडल से ब्रह्मांड तक, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि हमारे देश का स्पेस सेक्टर सिर्फ विश्व में ही नहीं बल्कि पूरे अंतरिक्ष में भी विख्यात हो। ISPA इंडियन स्पेस सेक्टर और स्पेस इंडस्ट्री का एक सामूहिक आवाज बनेगा, जिसका मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत देश को विश्व से जोड़ा जाए। माननीय महोदया, our major steps to open up the space sector was in space and new space. हमारी सरकार ने हर संभव प्रयास किया जिससे कि स्पेस सेक्टर को एक नई पहचान मिली, चाहे वो 1000 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेज विश्व रिकॉर्ड बनाना हो या 36 स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करना हो। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। हमें विश्व रिकॉर्ड बनाना ये अच्छी बात है, पर हमें और भी कुछ बेहतर करना चाहिए। बस विश्व रिकॉर्ड तो सही है, ये तो आपने अच्छा काम किया, अब हमें और भी कुछ काम करना चाहिए, फंड भी रेज करना चाहिए और सारे कुछ ये चीज़ पर ध्यान देना है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। Honorable members, I have to make an important announcement. On behalf of the honorable members of the House and me, I have great pleasure in extending our warm and hearty welcome
to the members of the British Safety Council, Ms. Aditi Raj and Mr. Heston. Secretary General to report messages from the upper chamber of the Youth Parliament. Ma'am, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament. Is that the bill for regulation of sport bodies 2015, which government passed in the last session, has been rectified and is ready to be sent for President's approval. Now, let us take upon calling attention motion. Shri Atul Rajshekhar. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी महान व्यक्ति ने कहा, जय जवान जय किसान। परंतु आज हमारे देश में किसान भाई आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। क्या है कारण? बातें तो वे बड़ी बड़ी करते थे, ये उनके आने से अच्छे दिन आएंगे। अब क्या हुआ? किसानों का आत्महत्या स्तर जो 2012 में 11% था, वो आज बढ़कर 19% हो गया। मंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि वे क्या कह रहे हैं किसानों एवं उनके कर्ज माफी के। धन्यवाद। Honorable Speaker ma'am, thank you for raising the issue. First of all, I would like to remind my fellow friend that इनकी जानकारी ही अधूरी है और मैं आप सबको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बुरे से बुरे हालातों में हम अपने किसान भाइयों को नहीं भूले हैं। Till now, we have forgiven rupees 2.75 lakh crores of farmers' debt under our loan waiver scheme. This scheme was brought by our government in order to reduce loan burdens on our farmers. In every 100 farmers, 80 farmers don't even need this scheme. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे लेकर SBI ने एक अध्ययन किया था, जिसे पता चला कि देश के 50% किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। संख्या की बात की जाए तो देश के 3.7 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिला है और इसमें से 80% किसानों को इस योजना की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि वे समय पर अपना लोन जमा कर रहे थे। And along with this, we have also provided a scheme in which rupees 6,000 per annum is transferred in farmers' bank account in monthly installments for their normal expenditures in this pandemic period. By looking at all these stats, we want to ensure each and every farmer of our country that we are always with our farmers. Thank you. Mr. Atul, do you want to ask anything else? Yes, ma'am. मैं अपने मित्र को कहना चाहूँगा कि अगर ये सभी योजनाएं सक्षम हैं, तो फिर क्यों किसानों के आत्महत्या स्तर बढ़ रहे हैं? अंत में एक बात बोलो, ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसानों को छलता है? धन्यवाद। Yes, Honorable Minister. Honorable Speaker ma'am, I would like to remind my fellow friend again that every year when we pass our budget, our main goal is to forgive the loans of our farmers. We share our budget with each and every state and its responsible government. And in those states in which our government is working, each and every farmer, or should I say most of the farmers, have got their benefits. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में पिछले 2-3 सालों में किसानों की दिक्कतें दुगनी हो चुकी हैं। उम्मीद है अब हमारी सरकार आने से वहाँ कुछ सुधार होगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान की उन्नति तो देश की प्रगति। धन्यवाद। Now, the legislative bill will be introduced. Honorable Minister of Law to introduce the bill. Honorable Speaker ma'am, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Motor Vehicle Act. The question is that the leave be granted to introduce a bill further to amend the Motor Vehicle Act. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it, say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The leave is granted. Honorable Speaker, ma'am, I introduce the bill. Now, let us take up the private member's resolution. Ms. Snigdha Jha for the resolution. Thank you, Honorable Speaker, Madam, for letting me show my resolution to the members. Ma'am, every day while going to the news channels and reading the newspaper, there will be at least one part of it that would resemble a crime on a woman. According to the National Crime Records Bureau, in the year 2015, 34,201 cases on sexual assault on women were reported. And this particular number got increased to 38,947 cases in the year 2016. As there was a continuous increase in the number of cases, the conviction rate that was 25.7% in the year 2015 dropped to 18% in the year 2016. Our country has been considered as one of the most dangerous places for women in the world. But why is that so? Here, from a 1-year-old girl to a 60-year-old woman, everyone is considered as a victim. And that is something we should be ashamed of. Through this, I would like to ask the government, what are the schemes and the measures that are being taken? The entire parliament wants to know this. Honorable Minister of Women and Child Safety, please. Respected Speaker, ma'am, women's safety and security are both a top priority for state as well as the central government in our country. A number of initiatives across the states have been introduced to monitor and track the timely resolution of the crimes against women. To note, as a part of this, Call It Out Because It's Not Okay campaign has been successfully inaugurated at various levels. Ma'am, I would like to inform you that our government has established Nirbhaya Fund for women's safety and security projects. Further, it has also taken several initiatives to ensure the proper security as well as the distribution of SAEC sexual assault evidence collection kits to the states, and not only to the states but also to the union territories. To note, the 181 helpline has been completely operationalized for the rescue of women. This integration has led to over 40,000 calls being made daily. As of April 2022, 4.93 lakhs of women have got about short assistance from 740 one-stop centers, which is yet a moment of pride for our entire country, for our entire nation. Launched as a pilot project of the Railway Protection Forces, RPF, the Meri Saheli initiative has been launched to ensure a dedicated Mahila officers team. Another issue raised was regarding the time consumption for getting justice. To contemplate this statement, I would like to present the major cause behind this, and that is the lack of manpower in the lower judiciary, as well as the Sessions Court is particularly problematic. Although major cases are just lying down pending in the subordinate courts. Although the wheels of judicial reform through the National Judicial Appointment Commission Act did spin in terms of new system of recruitment of judges, but sadly it has stayed through a court order which is yet to take off again. But more causes the fear to express and fight against the injustice done to women. I say that upholding women's safety to the entire parliament, that there is no disgrace in being a survivor of sexual violence. I repeat, there is no disgrace in being a survivor of sexual violence. The shame is on the aggressor. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है।
पंक्तियां इस सदन में रखना चाहती हूँ। मुझे सभी सदस्यों का समर्थन चाहिए क्योंकि यह सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तो, ये बेड़ियां पिघाल दे, बना ले इनको शस्त्र तो। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, हे स्त्री तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। Would you like to say something, Ms. Megha Jha? Based on the presentation, dear member, I, along with my members of the opposition, are convinced so far. I think if there will be proper implementation of all those measures, Indian women will be safe and sound. Eventually, there is no subsidiary motion left, and I would like to withdraw my resolution. Yes, you are allowed to withdraw the resolution, Ms. Megha Jha. Now, bill for passing and consideration of Right to Health 2022. Mr. Devashish Jha to move a motion for the consideration of Right to Health Bill 2022. Thank you, Madam Speaker. I move the bill for discussion to Right to Health Bill 2022 as a fundamental right to all citizens and ensure equitable access and maintenance of standard to physical and mental health, conducive to living a life with dignity and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration, Madam. Those who are in favor, say aye. Aye. Those who are against it, say no. The ayes are in the majority. So, the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion moved. Mr. Devashish Jha, would you like to add something? थैंक यू मैडम स्पीकर। यह बिल मैं लेकर आया हूं, लेकिन इस बिल के पीछे सदन के कई सदस्यों ने कोविड के बाद इस पर चर्चा की, तो मैं निहायत ही इसे एक व्यक्तिगत बिल नहीं मानता। एक सामूहिक सोच, एक सामूहिक दृष्टिकोण, एक सामूहिक प्रसंग के रूप में इस बिल का जन्म हुआ। अब जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं मैडम स्पीकर, स्वास्थ्य के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो नियतिवादी रहा है। डेस्टिनी, जीवन, मृत्यु हो गई, उसे जाना था। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख लोग कोविड काल में मृत हो गए। पर मेरा ऐसा मानना है कि यह मौतें सिर्फ महामारी के नाम पर नहीं हुई, यह मौतें हुई है एक व्यवस्था के चरमराने से। शायद हमारी व्यवस्था इतनी विशाल नहीं हुई होगी कि उन सभी लोगों को समावित कर सके जिससे कोविड ने हमें एक चैलेंज के रूप में दिया। अब राज्यों में किसी की सरकार है, केंद्र में किसी की सरकार है, लेकिन हम सब यह कहकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं कि स्वास्थ्य तो राज्यों का विषय ना। नहीं, हमारे संविधान में कितनी आर्टिकल्स है जिसमें सेंटर, स्टेट और कंकरेंट की अवधारणा को हमें त्यागना होगा, और वो क्षण आज है। मैम, ये बिल आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं लाया गया है। मैं जानता हूं कि प्राइवेट मेंबर बिल में चर्चा के सिवाय और कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन हम सबको याद है कि कर्फ्यू जैसा सन्नाटा था, लेकिन बीच में चीख पुकार उठती थी, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी हॉस्पिटल बेड के लिए। इसके पीछे एक ही कारण था कि हमारे पॉलिटिकल इमेजिनेशन में स्वास्थ्य का भी मुद्दा बना ही नहीं। मैम, how to protect, how to ensure and how to make sure that nobody says goodbye to this world because the world did not have enough to make sure that the person live a life that he or she was expected to. मैम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, स्वास्थ्य से बेहतर और स्वास्थ्य से उच्चतर उसके लिए और कोई मुद्दा नहीं हो सकता। मैम, मैं कुछ और बातें कहूँ उससे पहले ऑनरेबल मिनिस्टर, मुझे आपकी पूरी गंभीरता चाहिए। Now, it is not just a legal issue, it is a moral issue. A moral issue because when an ordinary voter goes to press the EVM button, he or she doesn't simply looks at the candidate or the political party. He or she looks at the widest possible imagination from the person he or she is voting for. Now, जब हम जीने के अधिकार की बात करते हैं, and which is a fundamental right, how do we address the right to life issue unless and until we have the corresponding right available? And what are those corresponding right? Right to health. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ,
there are judicial pronouncement and clear-cut observation that right to health should be integrated with right to life unless and until if we want to achieve the complete wholesome of right to life. मैम, जब हम राइट टू हेल्थ की बात करते हैं तो व्हाट डज इट इंक्लूड? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। आप अपने पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, अवेलेबिलिटी में दिक्कत, एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत और अफोर्डेबिलिटी की तो मैं बात ही नहीं करूँ। मैम, हमने इन समस्याओं की तो बात की, लेकिन इन समस्याओं का निदान क्या है? मैम, मेडिकल पॉवर्टी को चेक करना जो लगातार बढ़ रही है। Till now we have heard absolute poverty, relative poverty. Now there is a new concept called as medical poverty, and it is the reason of our outcome of failure to ensure everybody affordable healthcare. Madam Speaker, in India's 75th independence, celebrating independence, having tricolor at every home is important. But our democracy and our collective will should move beyond to this hollow symbolism. We must address the core issue, and there is nothing important than ensuring everybody affordable healthcare. Ma'am, the House must urge the government that the percent of GDP which we spend on health, it should go high, because more often we see government before coming to power make a commitment that we will spend this much amount of GDP in health, but every time health and education are in the biggest casualty. ना ये मामला दलों के दायरे से ऊपर है, तो हम सबको मिल करके और एक संकल्प लेना होगा और सरकार से आग्रह करना पड़ेगा कि बहुत जल्द हम एक ऐसी व्यवस्था बहाल करें और एक संदेश जाए उन तमाम लोगों को जो कोविड में इस दुनिया को छोड़कर गए। मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आखिर में मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार इस बिल पर रखें। थैंक यू वेरी मच मैम। जय हिंद। Would anyone else like to say something on this? Yes, please, Mr. Kamal Sodi. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैम। मैं दिवाशी झा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर यह बिल लाया। हम सबने देखा कि कैसे कोरोना काल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। बहुत से लोगों को इस दौरान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैडम स्पीकर, आज यह सही समय है कि हम स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार में शामिल करें। तो मैं आखिर में अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। Honorable Health Minister, what is your opinion? Honorable Speaker, ma'am. Honorable Speaker, ma'am, I would rise to oppose the bill that my fellow friend has tabled in the House, since the bill is vague and it is not correct. Honorable Speaker, ma'am, there are some errors and weaknesses in the bill that need to be taken into account before the bill is actually implemented. Thank you. We will have further discussion on the bill tomorrow. The House is adjourned to meet at 11 a.m. tomorrow.